हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम OSSTET हिंदी के लिए मॉक टेस्ट करेंगे और यह पहला मॉक टेस्ट है। इसमें कुल 60 प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला प्रश्न है, कहाँ पर बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं? ए सरस्वती कंठाभरण, बी वामन पुराण, सी अशोक कल्प, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी अशोक कल्प। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? सफ़ेद अशोक के फूल, पहला है सफ़ेद अशोक के फूल और दूसरा है लाल अशोक के फूल। जो सफ़ेद अशोक का फूल होता है यह तांत्रिक क्रियाओं के लिए व्यवहृत किया जाता है और लाल जो होता है वो स्मरवर्धक के लिए। तो अशोक के फूल जो 2 प्रकार के होते हैं वो अशोक कल्प में बताया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सरस्वती कंठाभरण भोज द्वारा लिखी गई है। ठीक है, भोज द्वारा लिखी गई है सरस्वती कंठाभरण। तो इसमें क्या पता चलता है? मदनोत्सव के बारे में पता चलता है। सरस्वती कंठाभरण में मदनोत्सव यानी कि जहाँ पर कंदर्प देवता की पूजा की जाती है वो क्या है? मदनोत्सव है। वो किससे पता चलता है? भोज द्वारा रचित सरस्वती कंठाभरण में। और वामन पुराण में क्या पता चलता है? वामन पुराण में पता चलता है कि मनोजन्मा देवता ने जो शिव पर बाण फेंका था, किस पर? भगवान शिव पर बाण फेंका था तो उनका शरीर जो था वो जलकर राख हो गया था और उनका जो धनुष था वो टूटकर खंड खंड होकर धरती पर गिर गया था। तो अशोक कल्प में अशोक के फूल के 2 प्रकार के बारे में है। सरस्वती कंठाभरण में मदनोत्सव के बारे में है जिसमें कि कंदर्प देवता को पूजा की जाती है। और वामन पुराण में जो मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था उनका जो शरीर जल गया था उसके विषय में है वामन पुराण में। अगला प्रश्न है, चपरासी नारद को किससे मिलने को कहता है? ऑप्शन नंबर ए बाबू, बी अफसर, सी बड़े साहब, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी बड़े साहब। चपरासी नारद को बड़े साहब से मिलने के लिए कहता है। जब भोलाराम की पत्नी के कहने पर नारद जो है वो सरकारी दफ्तर पर पहुंचकर बाबू के पास जाते हैं तो उस बाबू ने तीसरे से, तीसरे ने चौथे से, चौथे ने पांचवे से, ऐसे करके एक एक करके 20-25 बाबुओं अफसरों के पास घूम कर जब आए तो नारद जी को एक चपरासी ने कहा कि आप सीधे जाकर बड़े साहब से मिलिए, अगर उन्हें खुश कर दिया तो काम भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने नैना को गोली मार दी? ऑप्शन नंबर ए धनीराम, बी मनीराम, सी सलीम, डी शांति कुमार। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी मनीराम ने नैना को गोली मार दी। मनीराम और नैना के पति मनीराम ने नैना को गोली मार दी। कैसे? जब म्यूनसिपालिटी के विरुद्ध नगर में आंदोलन हुआ था तो सुखदा के बाद भी वो आंदोलन जो है वो जारी रहा। ठीक है, उस आंदोलन को सुखदा नेतृत्व कर रही थी। जब सुखदा जेल चली जाती है तो उसके बाद पठानीन, समरकांत, रेणुकांत, शांति कुमार एक एक करके सभी ने नेतृत्व संभाले और बंदी भी हुई। बाद में जो है वो नैना उस नेतृत्व को संभालती है और क्या होता है कि भीड़ के साथ म्यूनसिपालिटी के ऑफिस की तरफ चलकर जा रही थी। तब जुलूस को रोकने के लिए मनीराम जो है वो नैना पर गोली चला देते हैं। तो जो जुलूस को रोकने के लिए फायर किया जाता है और मनीराम जो है वो
नैना को गोली मार देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो जुलूस है अपने लीडर यानी कि नैना के शव को लेकर आगे बढ़ जाते हैं और बाद में ऐसी स्थिति के कारण बोर्ड को भूमि देने का निश्चय करना भी पड़ जाता है। जो आंदोलन सुखदा ने प्रारंभ किया था वो नैना के बलि से ही अंत होता है। अगला प्रश्न है, कौन औषधालय का बोर्ड लिख रहा था? ए सैयद अली पेंटर ने, बी चंदर ने, सी वैद जी ने, डी सुखदेव बाबू ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चंदर जो था वो औषधालय का बोर्ड लिख रहा था। सैयद अली पेंटर कौन था? जो कि इंद्रधनुषी आकार का बोर्ड बनाया हुआ था अपने हाथों से। सुखदेव बाबू कौन थे? जो कि साइन बोर्ड के कारण कंपाउंडर से डॉक्टर बन गए थे। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आगे भी बहुत सारे मॉक टेस्ट किया जाएगा। मैं मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने आया हूँ, यह कथन किसका है? मैं मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने आया हूँ, यह कथन किसका है? ए वीर सिंह मित्र, बी वरुण, सी अरुण, डी मंत्री। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अरुण। जब मधुलिका अपने झोपड़ी के अंदर थी तो उसे कुछ बाहर शब्द सुनाई दी। तो मधुलिका जो है वो बाहर आती है और जब देखती है तो एक पुरुष जो है वो घोड़े की डोर पकड़कर खड़ा है। तो मधुलिका जो है वो चिल्ला उठती है और कहती है कि राजकुमार, क्योंकि वो पहचान लेती है राजकुमार अरुण को। उसके बाद दोनों में बातचीत होती है तो अरुण जो है वो कहते हैं कि मैं मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। अगला प्रश्न है, सामनाथ साहब के लिए अपने माँ से क्या बनवाने को कहता है? जो सामनाथ था अपने साहब के लिए अपनी माँ से क्या बनवाना चाहता था? दुपट्टा, गुड़िया, फुलकारी, खाना। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, फुलकारी बनवाने को कहता है। अगला प्रश्न है, माहिर अली कितने साल से मुरारी लाल के यहाँ नौकरी कर रहे थे? माहिर अली मुरारी लाल के यहाँ कितने सालों से नौकरी कर रहे थे? ऑप्शन नंबर ए 10 सालों से, बी 15 सालों से, सी 20 सालों से, डी 12 सालों से। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 15 साल से। जब मनोज शंकर माहिर अली से पूछता है कि माहिर अली आप कितने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो माहिर अली जो बताता है कि 15 साल हो गए हैं यहाँ पर काम करते हुए। पहले मथुरा से मुरादाबाद, फौजाबाद गए, गाजीपुर गए और अंत में मुरारी लाल के यहाँ 15 वर्षों से काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, मुझे कभी पता ही नहीं चल पाया कि प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं या मैं प्रतिहारियों के पीछे चल रहा हूँ, यह कथन किसका है? और एक बार देखिए, मुझे कभी पता ही नहीं चल पाया कि प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं या मैं प्रतिहारी के पीछे चल रहा हूँ, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए विलोम, बी कालिदास, सी मातुल, डी निक्षिप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मातुल। मातुल का यह कथन है कि मुझे कभी पता ही नहीं चल पाया कि प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं या मैं प्रतिहारियों के पीछे चल रहा हूँ। अगला प्रश्न है, डॉक्टरों ने क्या पिलाने को कहा? ऑप्शन नंबर ए शरबत, बी सेब का रस, सी अंगूर रस, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी सेब का रस। गौरा को जब सुई गुड़ में लपेट कर सुई खिला दी गई होती है तो जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि आप सेब का रस पिलाइए। उससे क्या होगा? सुई पर कैल्शियम जो है वो जम जाने के कारण ना चुभने की संभावना है, इसीलिए आप इन्हें मतलब गौरा को सेब का रस पिलाए। तो क्या करते हैं? सेब का रस पिलाया जाता है नली के माध्यम से। अगला प्रश्न है, रजिया से अचानक लेखक की भेंट कहाँ पर हुई थी?
रजिया से अचानक लेखक की भेंट कहाँ पर हुई थी? काशी, हरिद्वार, पटना, इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पटना। अगला प्रश्न है, प्रथम रश्मि कविता में कौन घोंसले के चारों और पहरेदारों की तरह घूम रहे थे? ऑप्शन नंबर ए पक्षी, बी कोयल, सी जुगनू, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जुगनू। कोयल अपने पंखों में सिमट कर जो है घोंसले में सो रहा था, ठीक है। वह अपने घोंसले में सपनों में भावों में खोई हुई थी और घोंसले के जो बाहर है चारों ओर कौन पहरेदारी कर रहे थे? जुगनू जो है वो पहरेदारों की तरह घूम रहे थे। अगला प्रश्न है, किसने पर्वत शिरोमणि कामदगिरि को दिखाया? ऑप्शन नंबर ए केवट, बी भरत, सी निषाद राज, डी शत्रुघ्न। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, निषाद राज। राम के अभिन्न मित्र निषाद राज ने सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि को दिखाया, ठीक है, जिसके निकट की नदी के तट पर राम, लक्ष्मण और माता सीता रहते थे, निवास करते थे। अगला प्रश्न है, युद्ध जीतने के बाद रणभूमि में कवि किसको रोता हुआ दिखता है? झूठ को, सत्य को, ईर्ष्या को, ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सत्य को। युद्ध जीतने के बाद भी रणभूमि में सत्य को रोता हुआ दिखता है, दिखाई देता है। अंग्रेजों ने पेशवा को कहाँ कैद किया था? कर्नाटक में, दिल्ली में, बिठूर में, ऑप्शन नंबर डी उदयपुर में। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बिठूर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कविता भयानक सूखा पर केंद्रित है? भयानक सूखा पर। ऑप्शन नंबर ए बहुत दिनों के बाद, बी संध्या सुंदरी, सी अकाल में धूप, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अकाल में धूप जो है कविता वो भयानक सूखा पर केंद्रित कविता है। जो बहुत दिनों के बाद कविता है वो ग्रामीण परिवेश से, प्रकृति से संबंधित कविता है। संध्या सुंदरी जो है यह भी संध्या को जो है वो एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है, उस प्रकार से इस कविता को चित्रित किया गया है कि संध्या सुंदरी जो है वो परी के समान उतर रही है, तो मानवीकरण किया गया है। अगला प्रश्न है, मृग किसकी तलाश में वन में भटकता रहता है? ऑप्शन नंबर ए भगवान, बी खाने, सी कस्तूरी, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कस्तूरी की तलाश में जो मृग होता है वो वन में भटकता रहता है। कस्तूरी क्या है? जो कि मृग के नाभि में एक सुगंधित पदार्थ रहता है, वो कस्तूरी है। यहाँ पर कबीरदास जी जो है वो कहते हैं कि हम सभी के अंदर, यानी कि घट घट में राम है, यानी कि हमारे सभी के अंदर भगवान का निवास है, लेकिन हम मृग के नाभि में जिस प्रकार कस्तूरी होता है लेकिन वो पूरे वन में तलाशता रहता है, वन में खोजता रहता है, उसी प्रकार हम मनुष्य भी तीर्थ करके, उपवास करके, मंदिर मस्जिद में हम भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन भगवान वास्तव में हमारे शरीर में ही विद्यमान रहते हैं। अगला प्रश्न है, चकोर किसका परित्याग करके किसको ग्रहण करता है? जो चकोर होता है किसका परित्याग यानी कि त्याग करके किसको ग्रहण करता है? कपूर को त्याग करता है, अंगार को ग्रहण करता है, या अंगार को परित्याग करता है, कपूर को ग्रहण करता है, या विष को परित्याग करता है, या अंगार को ग्रहण करता है, या डी अमृत फल को परित्याग करके विष का धारण करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कपूर। कपूर का परित्याग करता है और अंगार को ग्रहण करता है। उसी प्रकार जो सर्प होता है, सांप होता है, वो क्या करता है? दाग छोहरा जैसे अमृत फल का त्याग करके विष का धारण करता है।
किसको धारण करता है? विष को धारण करता है, जो सर्प होता है। अगला प्रश्न है, देवता किसके भाग्य की सराहना कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए राम, बी लक्ष्मण, सी भरत, डी केवट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, केवट की भाग्य की सराहना कर रहे हैं। क्यों? जब केवट प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाते ही अपने बालक, अपने स्त्री, परिवार सबको बुला लाते हैं और एक छोटे से कठोता से जो गंगा जी से जल भर कर लाते हैं, पानी भर कर लाते हैं और श्री रामचंद्र जी के चारों तरफ घिर कर बैठ जाते हैं और उनके पाँव को पखारते हैं, यानी कि धोते हैं और बार बार करके उस पानी को पीते हैं। तो उसको देखकर जो देवता हैं वो केवट की भाग्य की सराहना करते हैं और पुष्प की वर्षा करते हैं। अगला प्रश्न है, किसने हंसकर अभिनंदन किया और हीरक हार पहनाया? रात्रि, सुबह, उषा, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उषा ने हंसकर अभिनंदन किया। कैसे? हंसकर अभिनंदन करके हीरक हार पहनाती है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद के पथ पर बैठकर स्त्री क्या कर रही थी? वह तोड़ती पत्थर कविता की प्रश्न है। प्रतीक्षा कर रही थी, पत्थर तोड़ रही थी, मिट्टी निकाल रही थी, ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पत्थर तोड़ रही थी। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्वर, बी अयोगवाह, सी व्यंजन, डी संयुक्ताक्षर। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी अयोगवाह। अंग और अह यह ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें अयोगवाह कहा है। क्या कहा है? अयोगवाह कहा है, क्योंकि ये बिना किसी के योग के ये बिना किसी से योग किए ही अर्थ वहन करते हैं, इसी कारण इन्हें अयोगवाह कहा है। किसने कहा है? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अ आ, बी य ध, सी क ग, डी फ म। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क फ। तो अल्पप्राण वर्ण किसे कहते हैं? जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। जब कम हवा निकले वो अल्पप्राण, और ज़्यादा हवा निकले तो वो क्या हो जाएगा? बहु। तो इसका क्या होगा? अल्पप्राण। अल्पप्राण में कौन कौन से वर्ण होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। क वर्ग, उसके बाद क ख ग वर्ग और व वर्ग, ये जो तीन हैं क्या है? ये हो जाएगा अल्पप्राण। पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण। और दूसरा क्या है? महाप्राण, जिसमें मुख से हवा जो है वो बहुत निकलती है, तो महाप्राण है। कम निकलने पर अल्पप्राण है। अल्पप्राण में क्या है? 135 करके याद कर लेना। और महाप्राण में 24। महाप्राण क्या है? 24, यानी कि वर्ग का दूसरा और चौथा। और अल्पप्राण कहने पर 135, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। अगला प्रश्न है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग मतलब पहले लगता है, प्रत्यय मतलब बाद में लगता है। तो उपसर्ग बहिर्मुखी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बहिस, बही, बहिर, बहिर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहिर। हलंत लगेगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय मतलब अंत में लगने वाला। ऑप्शन नंबर ए धुंध, बी ला, सी धुंध, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी ला।
धुंधला में ला प्रत्यय लगा हुआ है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए संधि, बी समास, सी उपसर्ग, डी प्रत्यय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है राजपुत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि, बी तत्पुरुष, सी द्विगु, डी कर्मधारय। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। हम राजपुत्र को विग्रह करने पर क्या होगा? राजा का पुत्र। तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष। बहुब्रीहि में क्या होता है? दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी कि तीसरे अर्थ का बोध होता है, तो वो बहुब्रीहि होता है। जैसे कि लंबोदर यानी कि लंबा उदर है जिसका, यानी कि गणेश जी। द्विगु में क्या होता है? जिसमें कि जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक होता है, वो क्या होता है? द्विगु होता है। जैसे कि त्रिरत्न, नवरत्न, सप्तसदी, त्रिभुवन, ये सब क्या है? द्विगु है, क्योंकि पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक है। और कर्मधारय क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद जो विशेष्य होता है उसे क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास कहा जाता है। अगला प्रश्न है हर्ष शब्द का सही विलोम कौन सा है? खेद, वेदना, दुख, विषाद। तो हर्ष का क्या है? विषाद। हर्ष का क्या है? विषाद। अगला प्रश्न है सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए पद्मा, बी शैलजा, सी गिरा, डी अर्कजा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गिरा। और क्या क्या है सरस्वती जी का? शारदा, वाक पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। वागीश, ये सब सरस्वती जी के पर्यायवाची है। भारती, भाषा, ब्राह्मी, ये सब क्या है? सरस्वती शब्द का पर्यायवाची है। तो बाकी तीनों ऑप्शन जान लेते हैं। पद्मा किसका है? लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। शैलजा जो है यह पार्वती जी का है, और अर्कजा जो है वो यमुना। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा जो शुश्रूषा है? यह करेक्ट है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला प्रश्न है कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक, बी द्रव्यवाचक, सी जातिवाचक, डी भाववाचक। जिस शब्द में किसी जाति का बोध होता है वो जातिवाचक होता है, तो कवि जो है वो जातिवाचक शब्द हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जातिवाचक। अगला प्रश्न है बेटा शब्द का लिंग बदलने से क्या होगा? बेटा का बेटी होगा, लड़की का पुल्लिंग क्या होगा? लड़का, पुत्र का पुत्री का पुत्र। अगला प्रश्न है चाकू शब्द का बहुवचन होगा? चाकू, चाकुएं, चाकुओं, चाकुओं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चाकुओं। अगला प्रश्न है छोटी सी बात पर मत लड़ो वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अधिकरण कारक। मैं पर जो होता है, मैं और पर, यह क्या होता है? अधिकरण कारक। पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा। रेखांकित पद में विशेषण का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए निश्चित परिमाणवाचक, बी अनिश्चित परिमाणवाचक, सी संख्यावाचक, डी अनिश्चित संख्यावाचक। हमें देखना है कि जो दूध है यह गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं। नहीं गिन सकते हैं, इसको नाप तोल सकते हैं, तो यह जो होगा वो संख्यावाचक वाले जो 2 ऑप्शन हैं, ये दोनों ऑप्शन
नहीं होंगी। तो इसको हम नाप तोल सकते हैं, जिसको हम नाप तोल सकते हैं वो परिमाणवाचक में आते हैं। दूध, चीनी, ये सब क्या है, परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो परिमाणवाचक के फिर दो प्रकार के हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसमें से कौन सा होगा, 2 लीटर, 2 निश्चित रूप से, मतलब पता चल रहा है कि निश्चित रूप से बोध हो रहा है कि कितना दूध है, 2 लीटर, तो यह क्या होगा, निश्चित होगा। अगर थोड़ा सा दूध लेना ऐसा कुछ होता तो थोड़ा सा दूध, थोड़ा जो है इससे पता नहीं चल रहा है कि कितना दूध, तो ये क्या होता, अनिश्चित होता। अगला प्रश्न है, भूतकाल के कितने भेद हैं, 5, 7, 6, 8। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 6 भेद हैं। क्या क्या है जान लेते हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमत भूत। सबसे पहले सामान्य, उसके बाद आसन्न, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतुमत। अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिंग, बी वचन, सी धातु, डी पुरुष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, धातु कहते हैं। धातु के आगे जो है वो ना प्रत्यय जोड़कर, धातु के आगे ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे कि पढ़ जो है वो धातु है, इसमें ना लगा लेने पर क्या होता है, पढ़ना क्रिया बन जाता है। उसी प्रकार लिख धातु में ना जोड़कर क्या बन जाता है, लिखना। अगला प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि दोष तुम्हारा है, वाक्य में किस प्रकार में है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मिश्र वाक्य में है यह वाक्य। मुझे विश्वास है कि आने पर ज़्यादातर पता चल जाता है कि वो मिश्र वाक्य में है। एक वाक्य दूसरे वाक्य से जब आश्रित हो। अगला प्रश्न है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है। प्रसन्न करना, मौज लेना, दुख दूर करना, लापरवाह होना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मौज लेना। अगला प्रश्न है, हृदय सम्राट लोकोक्ति का अर्थ है मनमौजी व्यक्ति, उदार हृदय वाला व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति, अत्यंत प्रिय। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, उदार हृदय वाला व्यक्ति। श्याम पानी लाओ, यह वाक्य किस प्रकार का है। निषेधवाचक है, आज्ञावाचक है, विस्मयवाचक है, इच्छावाचक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आज्ञावाचक। जिसमें किसी प्रकार की आज्ञा का बोध हो वो क्या है, आज्ञावाचक है। और जिसमें निषेध यानी कि मना करने के लिए हो, नहीं हो, जिसमें बात या कार्य ना होने की बात बताई गई हो, वो निषेधवाचक हो जाएगा। जिसमें कि विस्मय हो, आश्चर्य हो, हर्ष, दुख का बोध होता है वो विस्मयवाचक है। और जहाँ पर इच्छा का बोध होता है, इच्छा या कामना का, वो क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। चैनल में जो भी नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद भी हम बहुत सारे मॉक टेस्ट करेंगे ओस्टेड हिंदी के लिए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में कैसे प्रश्न पूछते हैं। ए पूर्व ज्ञान आधारित, बी कठिन प्रश्न, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व ज्ञान पर आधारित। बच्चा जो कुछ भी पहले से जानता है उसी से संबंधित बहुत ही ज़्यादा सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि ताजमहल के बारे में पढ़ाना हो तो आगरे के बारे में, इस तरह से बहुत ही ज़्यादा सरल सरल प्रश्न में पूछे जाते हैं और विषय में प्रवेश करते हैं। छात्रों में लेखन कौशल बढ़ाने के लिए अध्यापक कौन से कौशल को अपनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुलेखन, अनुलेख, बी प्रतिलेख, सी श्रुतलेख, डी ये तीनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों। अनुलेखन मतलब देख देख कर लिखना,
श्रुत लेखन यानी कि अध्यापक एक पैराग्राफ को बोलेगा और छात्र जो है उसे सुन सुन कर लिखेंगे, तो उसे श्रुत लेखन कहते हैं। प्रतिलिखन किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला प्रश्न है, अध्यापक आदर्श वाचन में क्या ध्यान देता है? उच्चारण, अनुतान, विराम चिन्ह को, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। जो अध्यापक होता है वो आदर्श वाचन करता है, यानी कि उन्हीं को देखकर, अध्यापक को ही देखकर, अगर अध्यापक ही गलती कर दे तो बच्चा और क्या ठीक करेगा। इसी कारण अध्यापक के वाचन को आदर्श वाचन कहा गया है, क्योंकि वो बिना गलती के शुद्ध उच्चारण करके वाचन करेंगे। उसके बाद बच्चे उसको ध्यान से सुनेंगे, वो किस शब्द को किस प्रकार उच्चरित कर रहे हैं, किस प्रकार से बोल रहे हैं, उसी को ध्यान में रखकर जो छात्र होंगे उसका अनुवाचन करेंगे, यानी कि अनुकरण वाचन करेंगे। अपने अध्यापक ने जिस प्रकार से आदर्श वाचन किया, बच्चे भी उसी प्रकार अनुवाचन करेंगे। पहले आदर्श वाचन होता है, उसके बाद ही अनुवाचन होता है, ठीक है। आदर्श वाचन को अध्यापक करता है और अनुवाचन को छात्र करता है। तो अध्यापक जो है उच्चारण, अनुतान और विराम चिन्ह को ध्यान देकर ही आदर्श वाचन करता है। आदर्श वाचन के पहले छात्र अनुवाचन करते हैं, सही है या गलत है? आदर्श वाचन के पहले, आदर्श वाचन तो अध्यापक करते हैं, उसके पहले छात्र अनुवाचन करते हैं, ये तो गलत है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यह गलत है। यह क्या होगा? आदर्श वाचन के बाद छात्र अनुवाचन करते हैं। अगला प्रश्न है, अनुवाचन में अध्यापक छात्र के किस पर ध्यान देता है? जब छात्र अनुवाचन यानी कि अनुकरण वाचन कर रहे होते हैं तो अध्यापक छात्र के किस पर ध्यान देता है? उच्चारण पर, स्वर ताल पर, लय पर, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी चीज़ों पर जो अध्यापक होता है वो ध्यान देता है। अगर बच्चा कोई भी गलती करता है तो अध्यापक दूसरे बच्चों से संशोधित करवाता है, और नहीं होता है तो खुद सहायता करके उसको संशोधित कर देते हैं। पाठ को कितने भागों में बांटा गया है? अगला प्रश्न है, पाठ को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 3 भागों में, बी 4 भागों में, सी 7 भागों में, डी 8 भागों में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 3 भागों में बांटा गया है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है? ज्ञान पाठ, कौशल पाठ और सौंदर्य पाठ। पाठ को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, ज्ञान पाठ, कौशल पाठ और सौंदर्य पाठ। गृह कार्य किसके अंतर्गत आता है? पुनरावृत्ति, प्रस्तावना, प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रयोग। 5 सोपान है, जो कि प्रयोग जो है वो अंतिम सोपान है, और अंतिम सोपान में ही गृह कार्य दिए जाते हैं बच्चों को। अगला प्रश्न है, पद्य पाठ विधि किसके अंतर्गत आता है? ज्ञान पाठ, कौशल पाठ, सौंदर्य पाठ, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सौंदर्य पाठ के अंतर्गत पद्य पाठ आता है। अगला प्रश्न है, पहले उदाहरण देकर उसके बाद नियम निर्धारित करना, यह किस विधि में होता है? आगमन विधि, निगमन विधि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पहले उदाहरण उसके बाद नियम, यह आगमन विधि में होता है, और निगमन विधि में पहले नियम उसके बाद उदाहरण। निगमन में पहले नियम उसके बाद उदाहरण। अगला प्रश्न है, निगमन विधि के कितने सोपान होते हैं? 4, 3, 5, 7। तो इसका सही उत्तर है 4। क्या क्या है जान लेते हैं। नियम, निगमन विधि में पहले नियम दिया जाता है, उसके बाद नियम की स्पष्टीकरण किया जाता है। नियम स्पष्टीकरण, नियम के बाद नियम स्पष्टीकरण किया जाता है, उसके बाद प्रयोग, उसके बाद परीक्षण।
चैनल में नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है साधु कुड़ियारे तपस्या करंती। इसको हम हिंदी में अनुवाद करना है। ऑप्शन नंबर ए, साधु कुटी से तपस्या करते हैं। साधु कुटी से तपस्या करते हैं। साधु कुटी से तपस्या करते हैं। साधु कुटी में तपस्या करते हैं। साधु कुटी में तपस्या करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, साधु कुटी में तपस्या करते हैं। सबसे पहले तो जो साधु होते हैं उनको सम्मान दिया जाता है, तो सम्मान देने पर भी क्या होता है, बिंदी लगता है। तो ये दो जो है वो सबसे पहले कट जाते हैं, तो ये 2 बच जाता है। बाकी 2 जो है साधु कुटी से तपस्या करते हैं या साधु कुटी में तपस्या करते हैं, तो से वाला तो पूरी तरह से गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है आजी भल वर्षा हेला। ऑप्शन नंबर ए, आज अच्छा बारिश हुआ। आज अच्छी बारिश हुआ। आज अच्छी बारिश हुई। डी, आज अच्छी बारिश हुई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आज अच्छी बारिश हुई। यह क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसमें अच्छी लिखा गया है। आज अच्छी बारिश हुई यह भी नहीं होगा, और ये 2 हुआ यह भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है ए वर्ष भल फसल हेब। इस साल अच्छी फसल हुई। इस साल अच्छी फसल होगी। इस साल अच्छा फसल होगा। इस साल अच्छा फसल होगा। तो इनमें से कौन सा होगा सही अनुवाद, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगला प्रश्न है लोभरु क्षुधा बढ़ी। लोभ से भूख बढ़ती है। लोभ से भूख बढ़ता है। लोभ में भूख बढ़ती है। लोभ से भूख बढ़ती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोभ से भूख बढ़ती है। लोभ से भूख बढ़ती हैं ये नहीं होगा। लोभ में भूख बढ़ती है ये भी नहीं होगा। लोभ से भूख बढ़ता है यह भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है गछ उपरे चढ़ई माने बसंती। पेड़ में चिड़िया बैठती हैं। पेड़ पर चिड़िया बैठती हैं। पेड़ में चिड़िया बैठते हैं। पेड़ पर चिड़िया बैठती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेड़ पर चिड़िया बैठती हैं। अभी एक अपठित गद्यांश है, तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तुलसी ने ग्लानिवश अपने को क्या कहते हैं। कुटिन कीट, ग्लानिबंध, भाग्य से पोंछ, अनाथ। अगला प्रश्न है पहले किसकी देहांत हुई। पिता की, चुनिया दासी की, तुलसी की माँ की। अगला प्रश्न है किसने तुलसी का मुख तक देखना नहीं पसंद किया था। चुनिया दासी ने, दुनिया ने, तुलसी के पिता ने, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम प्रश्न पढ़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में प्रश्न होता है, और हम जब अपठित गद्यांश को पढ़ लेते कि हाँ यह प्रश्न था, ऐसा करके दिमाग में आ जाता है, तो टाइम वेस्ट भी नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेना अच्छा है। तुलसी का बाल्यकाल कैसे बीता। सुख में, दुख में, मांगते खाते, इनमें से कोई नहीं। तो कब तुलसी एकदम अनाथ हो गई। माता की मृत्यु से, चुनिया दासी की मृत्यु से, पिता की मृत्यु से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अब हम प्रश्न पढ़ लिए हैं, तो अब हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे, अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे। तो हमारे जो भी प्रश्न थे वो हमें इस पैराग्राफ में हमें दिख जाएगा, तो हम बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। बालक तुलसी सुंदर और गौरवन्य था, किंतु भाग्य से पोंछ, दुर्भाग्य का पहला धक्का तो जन्म लेते ही लगा। जबकि अशुभ समय में और विचित्र रूप से जन्म लेने वाले इस नवजात शिशु को माता ने 10वीं की रात को अपनी चुनिया नामक दासी को सौंप दिया और स्वयं चल बसी। तो एक प्रश्न था कि सबसे पहले कौन चल बसी थी, यानी कि सबसे पहले किसकी मृत्यु हुई थी। तो किसकी हुई थी, माता की हुई थी। आगे है 5.5 वर्ष का होते बालक ने अपने पिता को खो दिया, जिसने अंधविश्वास और पत्नी मृत्यु का मूल कारण पुत्र को मानते हुए बालक का मुख तक देखना पसंद नहीं किया। किसने, पिता ने।
पिता ने बालक के मुख को देखना तक पसंद नहीं किया, यह भी प्रश्न में था। उत्तर करेंगे, चुनिया दासी ने ही बालक को पाला, बालक के 6ठे वर्ष में लगते लगते इसकी भी मृत्यु हो गई, यानी कि चुनिया दासी की भी मृत्यु हो गई। बालक तुलसी एकदम अनाथ होकर रह गई, किसकी मृत्यु के बाद? चुनिया दासी की मृत्यु के बाद, यह भी प्रश्न है। और स्वयं को ग्लानिवश कुटिल कीट तक कहने वाली, स्वयं को ग्लानिवश क्या कहे? कुटिल कीट। देखिए पहला प्रश्न है, तुलसी का बाल्यकाल मांगते खाते बीता, ये भी एक प्रश्न है, कैसे बीता? तो देखिए पहला प्रश्न है, तुलसी ने ग्लानिवश अपने को क्या कहा है? क्या कहा है? ऑप्शन नंबर ए, कुटिल कीट कहा है। अगला प्रश्न है, पहले किसकी देहांत हुई थी? पहले तो तुलसी की माता की देहांत हुई थी। अगला प्रश्न है, किसने तुलसी का मुख तक देखना पसंद नहीं किया था? कौन? तुलसी के पिता। अगला प्रश्न है, तुलसी का बाल्यकाल कैसे बीता? मांगते खाते ही बीता, क्योंकि हम पैराग्राफ में पढ़े थे, अच्छे से समझे थे। कब तुलसी एकदम अनाथ हो गई? माता की मृत्यु पर, चुनिया दासी की मृत्यु पर, पिता की मृत्यु के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चुनिया दासी की मृत्यु के बाद। तो इस प्रकार 60 क्वेश्चन का जो मॉक टेस्ट था ये ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों को अगर पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।